तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और आज की चर्चा हम इसी पर खास चर्चा करने वाले हैं कि फ्रीबी की झड़ी या फिर सशक्तिकरण, किस पर भरोसा जनता करेगी। और ये भी कि जब वादे करते हैं तो ये भी तो बताइए कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि इसको लेकर कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है, केरल को, पंजाब का हाल भी हम सब जानते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में हमारे साथ धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। हमारे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत टीना जी आपका भी। साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर MK अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर MK अग्रवाल जी। मैं चर्चा को विस्तार विनोद जी के जरिए देता हूं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विनोद जी, जिस तरह से कि हम बात कर रहे हैं कि जो फ्रीबी है इसको लेकर के प्रधानमंत्री भी लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि भाई जो ये शॉर्टकट की राजनीति है ना, ये कभी भी शॉर्ट सर्किट करा सकती है, ठीक है। और उसके बावजूद हम देखते हैं कि फ्रीबी की राजनीति जो है एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं पूरे एकदम उरोज पर है। इसमें ये सवाल बीच में ज़रूर आता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। हाल के दिनों में तमाम राज्यों को हमने देखा, कर्नाटक में तो उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने विधायकों को कहा 1 साल तक कोई पैसे वैसे नहीं मांगना क्योंकि हमें 5 गारंटी पूरी करनी है। तो ये जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, इसमें इस बार के चुनाव में ये बहस एक बार फिर से जोर शोर से दिखाई पड़ रही। लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट को समझने की कोशिश करता हूं कि ये एक जगह आप देखिए कि PM मोदी का विकसित भारत की गारंटी है, मोदी गारंटी है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि गारंटी की एकदम ऐसे लग रहा है कि बारिश हो रही है। राहुल गांधी की 5 न्याय और 25 गारंटी भी है। तो अखिलेश यादव का आप देख ही रहे थे, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, आटा से डेटा तक सब कुछ फ्री है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में आज राहुल गांधी का भी एक मज़ेदार ट्वीट आया था सामने में, और वो ट्वीट था कि राहुल गांधी ने इस बात को एक उदाहरण, एक केस स्टडी से दिया था कि उन्होंने बताया कि हम जब 1 लाख रुपये हर महिला को देने जा रहे हैं, जब हम सत्ता में आते हैं इस इलेक्शन के बाद, तो उसका कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा वो आप कर्नाटक से देख लीजिए, जहां गृह लक्ष्मी योजना उन्होंने शुरू की थी, जिसमें 1 करोड़ से परिवार जो है उनको अभी वो मिलने का दावा करते हैं, जिनको 2000 रुपये पर महीने दिया जाता है। और उसमें राहुल जी का दावा था कि जो एक स्टडी से बता रहे थे कि कह रहे थे कि इसमें एक महिला को कैसे अपने बच्चे को एजुकेशन दे पाई है, कैसे उनका एक इस तरह से कोई रिवॉल्यूशन बता रहे हैं। लेकिन शायद ये नहीं बता रहे हैं कि आज कर्नाटक में आधे से अधिक इलाके में सूखा है, और उस ड्रॉट रिलीफ के लिए कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक जा रही है कि उस किसानों को वहाँ जो फसल नष्ट हुए हैं उसका मुआवजा दिया जाए। तो सवाल ये है कि प्रायोरिटी में राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ क्या होना चाहिए था, वो तो सरकार में है, वो बेहतर जान सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो फंड की कमी है, जैसा आप बता रहे थे, आपने DK शिव कुमार की बात कही थी, उसके कारण जो प्रायोरिटी है सरकारें की, राज्य सरकारों की, वो सारी प्रायोरिटी उनकी खत्म हो गई है। वो गारंटी के पूरा करने में आज ये हालत किसी क्यों हुई है कि जिस OPS के सहारे कांग्रेस कर्नाटक से लेके हिमाचल तक की सरकार में लौटी है, वो OPS पे इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में वो बात करना भी छोड़ दिया है। तो ये सब कई सवाल है, जिस सवाल के सामने में आपने एक सशक्तिकरण का एक मॉडल दिया है, तो ये भी 2 लोगों के सामने में एक विचार की चीज तो सामने में जरूर है। और मोदी की गारंटी के सामने में ये सारी गारंटी को लोग जरूर तौलेंगे। बिल्कुल, मैं प्रवक्ताओं के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज प्रोफेसर MK अग्रवाल जी के पास पहले चलता हूं। प्रोफेसर अग्रवाल, हमने आपने भी मतलब पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में देखा होगा कि कहीं से शुरुआत हुई कि मिक्सी देंगे, तो कहीं से शुरुआत हुई कि भाई हम आपको थाली देंगे, तो कहीं से कुछ होते हुए दिल्ली में बिजली पानी तक आई बात। और उसके बाद तो आप देखिए कि भाई सीधे आपके खाते में पैसे देंगे, महिलाओं को पैसे देंगे, पुरुषों को पैसे देंगे। कल को ये बात होगी कि सीधे सबके खाते में 5-5, 10-10 हज़ार देंगे। ये जो इस तरह की राजनीति है प्रोफेसर MK अग्रवाल, आपको लगता है कि इस राजनीति का अर्थशास्त्र जो है वो कहीं ना कहीं देश के अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था के लिए घातक है और उसके साथ मेल नहीं खाता है? और ये भी कि जब इस तरह की गारंटी देते हैं तो ये भी राजनीतिक दल बताएं कि ये पैसा आएगा कहां से। देखिए, ये
भारत की राजनीति का एक बड़ा विचित्र पहलू है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम वैसे वैसे अर्थव्यवस्था को कुशलता की तरफ ले जाने की बजाय, इफिशियंसी की तरफ ले जाने की बजाय हम उस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं कि हमें तात्कालिक लाभ हो जाए। और उस तात्कालिक लाभ के दुष्परिणाम अगर हाल के राज्यों के, जैसे अभी मिश्र जी बता रहे थे, उसके हमने दुष्परिणाम भी देखे, चाहे केरल में देखा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में देखा हो, या इसी प्रकार से पंजाब में देखने को मिल रहा है। दूसरा आता है कि इसका जो है सब्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए, क्या मॉडल होना चाहिए। बहुत सी बातें मैं देख रहा था, कई पार्टियों के घोषणा पत्र को देख रहा था, वो कहीं पर भी अर्थव्यवस्था की कुशलता की बात नहीं करते, वो परिवारों के विकास की चर्चा नहीं करते हैं, वो बात करते हैं कि तात्कालिक लाभ की। और इस समय का मैं आपको बताऊं सिंह साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू क्या है कि जिस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, चाहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, यूरोप की, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं इसी फोरम पर, वहां पर मौका है। और यही रीजन है कि भारत अब जो है 8% की दर से आगे बढ़ रहा है 23-24 में, और इस वर्ष भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने की गुंजाइश है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहली बार मैं कहूंगा कि फ्रीबीज से नहीं, एक नए मॉडल से बढ़ रहा है। स्वनिधि योजना की मैं यहां जिक्र करूंगा, गरीबों का लोग जिक्र कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वो भी एक बड़े स्टेक होल्डर रहे हैं। वो फ्रीबीज से आगे नहीं बढ़े। एक उदाहरण स्वनिधि योजना का देख लीजिए, या प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से अभी सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा न्याय के रूप में मैं कहूं, वर्तमान जो आजकल वोकैबुलरी चल रही है, शब्दावली, उसके तहत लेकर के चलता हूं, तो वहां पर देखने को मिलता है इस प्रकार की इफिशियंसी से एक दीर्घकालिक लाभ होता है। स्वच्छता मिशन को लोग किस रूप में देखते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन स्वच्छता अगर हम सही समझ रहे हैं प्रोफेसर अग्रवाल, अगर हम सही समझ रहे हैं तो आप शायद हमें यह बता रहे हैं कि देखिए, अलग अलग वर्गों का जो सशक्तिकरण है वो एक अलग चीज है जो राष्ट्र के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन जब एकदम से फ्रीबी वाली बात आती है तो वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक प्रसंग लेता हूं कि महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं के लिए प्रति वर्ष देने की बात है। ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मोदी सरकार ने वहां पर देखते हैं तो गरीबी का रेशियो बहुत घटा दिया है। ऑलरेडी हम देखते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मल्टी डायमेंशनल, आज नहीं ट्रेडिशनल वाला नहीं, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी गरीबी के जो इंडिकेटर थे उससे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये नीति आयोग का इस समय 11% के आसपास का गरीबी है। और ये गरीबी कम कैसे हुई? ये गरीबी फ्रीबीज की वजह से नहीं हुई। उनको जो बेसिक एंटाइटलमेंट, जो पक्का मकान, सबको शौचालय, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण, चाहे उसमें महिला द्रोण की आप चर्चा कर रहे थे अभी अपने रिपोर्ट में, या इसी प्रकार से हम देखते हैं लखपति महिलाओं की जो बात, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, या ये सारी चीजें मिलकर के जो आय का सृजन और आय के छीजन को रोकना, इस पहलू को भी ध्यान दीजिएगा। आय का सृजन, आय को बढ़ाना और आय के छीजन। अब बीमारी कम होती है, क्यों? स्वच्छता है। इसी प्रकार से हम अन्य पहलू देखते हैं, तो अब जिस प्रकार से जो घर घर तक इंटरनेट पहुंचाया है, उसकी वजह से लोगों को शहर दौड़ के नहीं जाना पड़ा। बिल्कुल, डिजिटल इंडिया से भी फायदा नजर आती है। बच्चों को अप्लाई करने के लिए घर से ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तमाम चीजें लोगों के कहीं ना कहीं खर्चे को कम करती हुई, आय को बढ़ाती हुई। और ज्यादा विस्तार के लिए आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन अब यहां पर मैं शामिल करता हूं, और पहले प्रवक्ताओं को शामिल करें इससे पहले जरा मैं सीधे लिए चलता हूं आपको मध्य प्रदेश के कटनी, जहां पर कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। जमीन मध्य प्रदेश वालों की है, और मध्य प्रदेश की एक एक जमीन, एक एक इंच जमीन पूरे देश की है। आपको मालूम नहीं है खड़गे साहब? मुझे बताओ, धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? जोर से बोलो, जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संभाल कर बैठी थी, नहीं हटाते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था?
जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने 5 ही साल में जजमेंट भी लाया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलल्ला को प्राण प्रतिष्ठा कर कर अपने मंदिर में विराजित किया। 17 तारीख को रामनवमी है। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, इस 17 तारीख को 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। पूरे देश को इसका आनंद है। और ये देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा, सोनिया गांधी, खड़गे जी, राम मंदिर बनाया तो नहीं, मोदी जी ने बनाया और निमंत्रण भेजा तो निमंत्रण का स्वीकार भी नहीं किया। रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया और जो लोग रामलल्ला के दर्शन करने गए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, पार्टी से निकालने का काम किया। मित्रों, ये लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करी है। ये लोगों ने आतंकवाद को सर पर चढ़ा कर रखा था। मैं आपको बताने आया हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार थी। पाकिस्तान से हर रोज आलिया, मालिया, जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, कोई ऊफ नहीं करता था। मोदी जी की सरकार आई, उनको लगा अभी भी कर सकते हैं। उरी और पुलवामा में किया, मगर इस बार नरेंद्र मोदी सरकार थी, कांग्रेस सरकार नहीं थी। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, सीए जो शरणार्थियों को नागरिकता देता है, वो सभी हिंदू बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इसका भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। भाइयों और बहनों, इन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति के अलावे कुछ सूझता नहीं है। मैं आज जब यहां आया हूं तब पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी, श्रीमान बंटाधार, आप अगर सुनते हो तो मेरी बात का जवाब देना। 10 साल तक आपने केंद्र में सरकार चलाई, 2004 से 14 तक मध्य प्रदेश के विकास के लिए कितना पैसा दिया, जरा हिसाब किताब दो मध्य प्रदेश की जनता को। भाई, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? वो नहीं देंगे, मगर मैं लेकर आया हूं। दे दूं क्या हिसाब? दे दूं भाई? ध्यान से सुनिएगा। 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए 1,99,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? 1,99,000 करोड़। और मोदी जी ने 10 साल में मध्य प्रदेश के विकास के लिए 1,99,000 के सामने 7,74,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। ये सीधा प्रसारण आप मध्य प्रदेश के कटनी से देख रहे थे, जहां पर कि केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। खासतौर पर राम मंदिर का मुद्दा, सीए का मुद्दा, मध्य प्रदेश को जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिया गया है और कई गुना ज्यादा दिया गया है एनडीए सरकार में, उसका जिक्र कर रहे थे। बहरहाल लौटते हैं आज की चर्चा पर, और आज की चर्चा में हमारे साथ हमारे चारों मेहमान जुड़े हुए हैं, बल्कि विनोद जी के साथ साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं अब सीधे रुख करूंगा डॉक्टर टीना क्रमवीर का। डॉक्टर टीना, अगर बात करें जो तमाम तरह के वादे हैं, तो हमने ये देखा कि आपने कई राज्यों में, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में आपको सफलता मिली,
लेकिन कई राज्यों में सफलता नहीं भी मिली, क्योंकि राजस्थान में तो अशोक गहलोत जी चुनाव में इतने लंबे चौड़े वादे कर गए थे, लेकिन उसके बावजूद सफलता मिली नहीं। क्या इसके पीछे आपको लगता है कि लोग तब भरोसा करेंगे जब आप ये भी बताएंगे कि ये पैसे आएंगे कहां से इतने वादों के लिए? जी, शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये सिर्फ न्याय पत्र नहीं है, ये सभी जनता का आकांक्षाओं का एक दस्तावेज है। और जितना जब राहुल गांधी जी मणिपुर से और लगातार चले और मुंबई तक पहुंचे, तो जितने लोग जो उनको मिले, उन जनता की आवाज को उन्होंने सिर्फ इस कागज में उतारा नहीं, उनको पूरा करने का वादा भी कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए, इससे पहले हम सत्ता में रहे, हमने सरकारें चलाई हैं, हमें पता है कि काम कैसे किया जाता है। हम जो मैनिफेस्टो में वादे करते हैं, उन वादों को पूरा भी करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए तो उन्होंने मैनिफेस्टो में बहुत वादे किए कि हम 100 स्मार्ट देंगे, काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख आएंगे। क्या वो वादे पूरे हुए? जनता ये समझ गई कि 10 साल हमने इनको सत्ता में बैठाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्या हासिल हुआ? जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ। थोड़ा सा हस्तक्षेप करूं इस जगह, थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि 100 दिनों में महंगाई कम कर दूंगा। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे थे कि पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं है। जी, तो देखिए, हम सरकार में नहीं रहे ना। हम सरकार में नहीं रहे, हम आज सरकार में कौन है? आज तो मोदी साहब हैं सरकार में। आप बताइए कि जो उन्होंने कहा वो उन वादों पर रहे या नहीं रहे? खरे उतरे उन वादों पर? नहीं। इसका जवाब तो धनंजय जी। आज आप देखिए कि जो मैनिफेस्टो हमने जो तैयार किया है, उस मैनिफेस्टो में, और इस बात को भी समझने की सभी को जरूरत है, और मैं आपके दर्शकों को खास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, भारत जो है वो समाज कल्याणकारी राज्य है। यहाँ कुछ भी फ्री बीज या कुछ भी ऐसा नहीं होता जब आप जनता को देते हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि मैं रशिया गई, वहां जाते ही हम लोगों को सेम फोन सब कुछ प्रोवाइड किया गया, तो इसे हम कहेंगे कि हाँ, सोशल वेलफेयर स्टेट। श्रीलंका का भी उदाहरण ले लीजिए डॉक्टर टीना जी। जी, नागरिकों की जिम्मेदारी है। और आप तो इस देश को कह रहे हैं कि रशिया ही तो बना रहे हैं। हमारे अध्यक्ष साहब तो कहते हैं कि आप इस देश को रशिया बनाना चाह रहे हैं। आप एक तरीके से इस देश को तानाशाह के रूप में, जिस तरीके से पुतिन वहां सरकार चला रहे हैं, वो तो ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए वो विषय से अलग है, उस पर किसी और दिन नहीं कहना चाहिए। फ्री बीज कहने पर आप सिर्फ जनता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जब आप 80 करोड़ लोगों को जब आप 5 किलो अनाज देते हैं तो फ्री बीज नहीं होता। लेकिन जब वही फूड सिक्योरिटी बिल तो साल 2013 में बनी थी डॉक्टर टीना। फूड सिक्योरिटी बिल में 90 करोड़ लोगों को सिक्योरिटी जो दी गई थी, ये तो यूपीए 2 की सरकार के दौरान इसका कानून बना था। तो हम तो कह रहे हैं, हम तो समाज कल्याणकारी राज्य, हम तो मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। हम जनता तक हर वो वादे पूरा करना चाहते हैं कि उनके ऊपर बर्डन ना पड़े। ठीक है, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं धनंजय जी, तमाम सवाल जो डॉक्टर टीना ने उठाए वो, और दूसरी बात ये सवाल मेरी तरफ से कि एक तरफ जब इस तरह से झड़ी लगा दी गई है तो कैसे मुकाबला करेंगे इसका चुनावी मैदान में? धनंजय जी। देखिए लालचंद जी, देश को पता है, नरेंद्र मोदी जी जब मंचों से खड़े होकर कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो मोदी की गारंटी एक शब्द नहीं है, सिर्फ राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित के लिए समर्पित अहर्निश प्रयास की निरंतर यात्रा से जन के मन में उपजे विश्वास की भूमि में अंकुरित अनुभूति के सुवास का विसरण है। यह एक व्यक्ति के पूर्ण प्रतिबद्धता से उपजा हुआ संगीत है। यह गारंटी अनायास नहीं, एक चरणबद्ध विकास यात्रा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मैं हूं चौकीदार, कई पड़ावों को पार करते हुए एक निरंतर गतिमान यात्रा, इसने कई आयामों को छुआ है। यह गारंटी देश के शीर्ष नेतृत्व से जन मन के साथ की गई सह यात्रा है, जो एक आप देखिए जिस तरह से देश का उन्नयन हो रहा है, लगातार विकास के 25 करोड़ लोग बाहर आए, अति गरीबी खत्म कर दी गई लगभग, और जिस ढंग से हम लोग देश को गतिमान कर रहे हैं। 301 मिनट लालचंद जी, एक मिनट 360 विश्वविद्यालय, 66 हवाई अड्डे, आयुष्मान योजना, जौन मेडिकल कॉलेज का जाल, स्वास्थ्य निर्माण, समेकित विकास के कार्य, आप तमाम चीजें ये जरूर गिनाइए। मैं ये कह रहा हूं विकास की हरि अनंत हरिकथा अनंता। ठीक है, हरि अनंत हरिकथा अनंता। लेकिन एक चीज और शामिल कर लीजिए जो टीना जी ने भी पूछा, और अक्सर आपसे पूछा जाता है कि भाई आप भी तो 5 किलो मुफ्त अनाज देते हैं। टीना जी ने भी ये सवाल उठाया और बाकी लोग भी पूछते हैं, विपक्षी नेता। देखिए, जब कोरोना काल आया, माँ काशीपुराधीश्वरी माँ पूर्णा की ऐसी कृपा है, अन्न का ऐसा स्टॉक है कि एक समय में वो सड़ता कालाबाजारी होती थी। ये बात तो सही है, एफसीआई के गोदाम में हमने सड़ती हुई तस्वीरें देखी है।
बिल्कुल। और ये पूरा नेक्स्ट चलता था, एक पूरा रैकेट चलता था। आज वो जरूरतमंदों के पास पहुंचाना, किसी जरूरतमंद के पास पहुंचाना, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कांग्रेस का जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से कहा कि हम 1 लाख रुपया देंगे, और उसके बाद सन्नाटा छा गया। लोगों उन्होंने कहा कि ताली बजाओ ताली। तो जब इस तरह की स्थिति हो, ऐसी परिस्थिति हो, और कांग्रेस कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है, ये कहना ही मुश्किल है। राहुल बाबा को समझना मुश्किल, अब खड़गे जी जो कहना चाह रहे हैं वो समझना मुश्किल जी। आज का जिस तरह से उन्नयन हो रहा है, विकास हो रहा है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को पक्का देना, एक कहावत है ना, पूर्वांचल मंतेल हो न राधा नचिए। तो इतना कांग्रेस को पता है कि हम सत्ता में आएंगे, नहीं गारंटी आपको लगता है कि इनको लगता है कि भाई सत्ता में नहीं आना, इसलिए बेतहाशा वादे कर रहे हैं। ठीक है, लौटता हूं आपके पास विनोद जी। ठीक है, डेट में, हाँ ठीक है, लौटता हूं धनंजय जी, लौटता हूं। कांग्रेस आज के डेट में जो जी, आपका लगता है कुछ संपर्क में भी बाधा आपसे आ रही है। मैं लौटता हूं, विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं के जवाब सुने। उससे पहले प्रोफेसर अग्रवाल ने हमें अर्थशास्त्र समझाया कि भाई क्या होना चाहिए, देश हित में क्या है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो जब वादे करते हैं तो उनको ये लगता है कि चलो बाकी चीजें बाद में देखेंगे, कितनी पूरी करेंगे नहीं करेंगे, अभी फिलहाल वादे करके सत्ता तो पहले हासिल कर लो। लाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं, सत्ता हासिल करना लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का अपना हक है जी। और उस हक में अगर कांग्रेस पार्टी ने इतनी 5 न्याय और 25 गारंटी देके आई है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो उनका हक बनता है बिल्कुल कि वो अपने वादे लेके आते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि जनता में उसका क्या रिएक्शन होता है, ये बात है। सवाल में दूसरी बात कह रहा था, डॉक्टर अग्रवाल जो बात कर रहे थे, मैं जस्ट उनको एक रेफरेंस में देना चाहता हूँ। वो तो अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, हम लोग पत्रकार हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं कि अब सवाल ये है कि 2009 में जब कांग्रेस पार्टी ने जो 70,000 करोड़ की कर्ज माफी की बात की थी, आपको याद होगा, उसके बाद ऐसा लगा था कि उस इलेक्शन में आने की वजह उनका वही है कि उन्होंने किसानों को जो माफ किया, किस किसानों को मिला नहीं मिला वो तो बात की बात है, लेकिन वो बड़े दावे थे कि 70,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफ किए गए थे। ठीक है। और लेकिन उसके बाद क्या था कि अगर उस कर्ज माफी के सवाल पे राहुल गांधी इसके बाद जितनी भी इलेक्शन कवर किया है, उन्होंने स्टेट का किया है, उसमें सब में किसानों के कर्ज माफी की बात की है जी। राजस्थान में कर्ज माफी की गारंटी दी, छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी की गारंटी दी, मध्य प्रदेश में कर्ज माफी की गारंटी दी गई। लेकिन अब ये एक सवाल तो पलट के पूछते हैं लोग कि कर्ज माफी में कितने लोगों की कर्ज माफी हुई, बिल्कुल ठीक कितने लोगों को कर्ज माफी के नाम पे गुमराह हुए, सही वो लोग जो बाद में उनकी नीलामी हो गई। सही बात। बाद में उनकी सारी, आप देखिए कि उनकी संपत्ति जो है बैंक ने सीज करने शुरू कर दिया। ठीक। लेकिन सवाल ये है कि आप किस भारत की अर्थव्यवस्था के साथ, क्या ये मजाक नहीं है कि लोन में किसान आपको दे, पैसा बैंक दे उनके सुविधा के हिसाब से, फसल बोने के समय में दे, और वो आप कोई सरकार आए और पार्टी आए और कहे कि हम इस सबको माफ कर रहे हैं। मैं दूसरी बात ये कह रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्री की बात तब होती है जब आप जनता के बीच में नहीं होते हैं। और जनता के बीच में नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 7 दिन के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। जी। टीना जी इसका बेहतर जवाब देंगे कि अभी आप ये देखिए कि पूरे इलेक्शन का किस सवाब पे पहुंचा हुआ है। पीएम मोदी की रैली, अमित शाह की रैली, सारे स्टार प्रचारक की रैली हो रही है। आज ये सवाल तो जरूर बनता है कि किस इलाके में कितने विपक्ष के लोगों की बड़ी रैलियां हो रही है और लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। ये तो जरूर लोग पूछ रहे हैं। बिल्कुल। मैं प्रोफेसर अग्रवाल का रुख करता हूं। प्रोफेसर अग्रवाल, एक तर्क दिया जाता है, मैं चाहता हूं कि जरा आप उसे समझाएं। कुछ पार्टियों का तर्क होता है कि देखिए, हमने महिलाओं के या किसी भी व्यक्ति के पॉकेट में जब पैसा डाल दिया, वो मार्केट में आकर खर्च करेंगे, इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था का अच्छा विकास हो जाएगा। ये एक तर्क दिया जाता है, मैं इस पर आपका नजरिया जानना चाहता हूं। देखिए, ये तर्क होता है, लेकिन जो पैसा दिया जाए उत्पादक कार्यों के लिए दिया जाए। दूसरा ये है कि वो कहीं ना कहीं उनका रियल सशक्तिकरण करते हुए नजर आए। अब जैसे स्वनिधि योजना में लेके चलता हूं, बहुतों को नहीं पता होगा, पॉलिटिकल सर्किल की बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने एक दिन अभी किया था, रिसेंटली पिछले महीने किया था, उससे 5,000 रुपए से लेकर के 20,000 तक के लोन थे। लोग कहते हैं कि छोटा आदमी कर्ज लेता है भाग जाता है। आप जानकर ताज्जुब होगा कि उसमें ऐसे ऐसे लोग थे, लगभग 3 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया, और 1/4 लोग ऐसे थे जो मुद्रा लोन की तरफ पहुंच गए, यानी कि 50,000 पहुंच गए, और 99% से ज्यादा लोगों ने उसका रिपेमेंट किया है।
यानी कि एक जो हमारे यहाँ पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी सहयोगात्मक विकास की रणनीति मोदी जी ने बनाई है, उसको तोड़ना हमें लगता है ये फ्रीबीज के बस का नहीं रहा। ठीक है। और जो होता है मैं बताता हूं कहां होता है। जब हम मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं, मैं उसको मानता हूं कि जो गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, मुफ्त शिक्षा एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। ठीक है। और दूसरा जो आपने कहा वो मुफ्त कहां दिया जाए, जैसे इनकम टैक्स से देखिए 7 लाख तक का इनकम टैक्स छोटी आय वाले लोग, जी मध्यम, जिसे हम निम्न मध्यम वर्ग कहते हैं, ठीक है, टैक्स फ्री कर दिया, ठीक तो है। उनका जो होता है एक्सपेंडिचर, मैं यहाँ पर दोनों प्रवक्ताओं से माफी के साथ, क्योंकि हमें जो है रैली के लाइव के लिए जाना है, इसलिए दोनों प्रवक्ताओं को अभी फिलहाल नहीं शामिल कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धनंजय जी जुड़ने के लिए, टीना जी और प्रोफेसर अग्रवाल और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय हम सीधे आपको लिए चलते हैं राजस्थान के करौली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। साथियों, आपको पता है विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर पल, हर क्षण देश के लिए है। पल पल आपके नाम, हर पल देश के नाम।